Okay, students, good morning. Good Let's morning, start madam. the class. Good morning. My screen is visible. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, हमने कैश बेसिस तक पढ़ लिया हुआ है। हमने कैश बेसिस तक पढ़ लिया हुआ है कि कैश रिसिप्ट्स दो तरह की होती हैं, एक एक्रूअल और एक कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस यानी कि आपको कैश बेसिस क्या था, कल हमने पढ़ा था। जो हम कैश पेमेंट्स करके कुछ वो कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, जैसे ही कैश रिसीव होएगा हम उसको रेवेन्यू में डाल देंगे और जैसे ही कैश हम पे करेंगे देन उसको एक्सपेंस में डाल देंगे। और एक्रूअल बेसिस में था कि रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, चाहे वो पे हुआ है चाहे नहीं हुआ, लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेट हो चुका है तो हम उसको अपनी अकाउंट्स की बुक में डाल देंगे। क्लियर है दोनों? देन आगे जी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए हमें कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसेस, एक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप जो हैं वो टोटल 7 स्टेप्स है। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके एक एक स्टेप को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाइंग क्या होता है, हमने ये पता करना है कि हमारी जो अकाउंटिंग चल रही है वो क्या है, वो पर्सनल बेसिस पे है, पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैव अ प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ बिजनेस की एंट्रीज ही अकाउंट्स में डालनी है, कोई पर्सनल एंट्रीज अकाउंट में नहीं डालनी। हमने पढ़ा था पर्सनल एंट्रीज को क्या बोलते हैं, किसी इंडिविजुअल की पर्सनल एंट्रीज, उसको क्या बोलेंगे? इट इज नॉन ड्राइंग। एज ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने ये चेक करना है कि हमने जो एंट्रीज डाली हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बुक। ठीक है, पर्सनल एंट्री किसी की भी हो, चाहे मैनेजर की, चाहे शेयर होल्डर की, चाहे एम्प्लॉयज की, उसको हम अपने अकाउंट्स में नहीं डालेंगे। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे। मेजर क्या करना है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जो हमने ट्रांजेक्शन की हैं सिर्फ मॉनेटरी टर्म की ट्रांजेक्शन जो होंगी वो हमारी मेजरेबल होंगी, अदरवाइज और कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी मेजरेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बार्टर सिस्टम देखते हैं तो वो जो था उसमें अकाउंटिंग नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि वो गुड्स के बदले में गुड्स दे रहे थे। ठीक है, तो अकाउंटिंग के लिए उसका मेजरेबल होना जरूरी है इन अ टर्म ऑफ मॉनेटरी। देन अब उसको रिकॉर्ड करके रखना होगा हमें, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इन फॉर्म ऑफ जर्नल्स, लेजर्स, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ प्राइमरी और ओरिजिनल एंट्री। जर्नल में क्या डालते हैं, जैसे ही हमारी एंट्री होती है हम जर्नल में सिंपली डिफाइन करते हैं सिर्फ। ठीक है, जो डेबिट हुआ और जो क्रेडिट हुआ उसको सिंपली डिफाइन करना है। ठीक है, जैसे राम ने अगर शाम को पेमेंट की है, राम टू शाम, ठीक है, ऐसे करके हम जर्नल में डिफाइन कर देते हैं। देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग करेंगे उसको कि जो हमने ट्रांजेक्शन डाली है वो प्रॉपर सही है या नहीं। वो कैसे हम करेंगे,
हम उसको लेजर्स में देखेंगे, ठीक है, जर्नल लेजर बनाएंगे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड है या इनवैलिड है। देन समराइजिंग करेंगे सारी ट्रांजेक्शन को। समराइजिंग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के भी बोथ साइड्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। एक साइड रिसिप्ट और एक साइड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है। ये समरी निकाल रहे हैं हम ताकि हमें पता चल सके कि हमारे 1 ईयर के अंदर अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ठीक है, उसकी समरी बनाना। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एनालाइज करना फिर उसको कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज ली थी हमने जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ है तो भी हमने चेक करना है कि हमारी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाई है जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ, और ये फर्दर डिसीजन में भी हमारी हेल्प करेगी। देन कम्युनिकेट करना, जो फाइनल रिजल्ट आया है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना ताकि वो नेक्स्ट जो डिसीजन लेने वाले हैं उनमें उनको हेल्प हो सके। क्लियर है प्रोसेस? यस हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ये जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी, हम फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप पे नहीं आ सकते हैं, थर्ड से फिफ्थ स्टेप पे नहीं जा सकते हैं, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा, देन मेजर करेंगे, देन रिकॉर्ड करेंगे, देन क्लासिफाई करेंगे, देन समराइज करेंगे, देन एनालाइज करेंगे और देन लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे। नाउ आ गया एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, तो इसके कुछ फायदे होंगे तभी पढ़ रहे हैं ना हम इसको। तो वो फायदे क्या हैं इसके? मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, कॉमन है ये तो कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं कि हमें बिजनेस का जो रिकॉर्ड है सारा वो हमारे पास अवेलेबल हो सके, हम चेक कर सकें कि हमने पिछले ईयर में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू देयर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए इम्पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी ट्रांजेक्शन को लर्न कर सके, रिमाइंड कर सके, तो हमें इन सारे ट्रांजेक्शन को क्या करके रखना पड़ता है, रिकॉर्ड करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग हेल्प करता है। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट can be prepared easily if there is a proper recording of transaction. Proper recording of transaction of the financial transaction is very important for preparing of financial statement for the entity. ये क्या बता रहा है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने में और प्रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ये इजी है रदर देन की याद रखना या रॉ फॉर्म में लिख लेना, उससे ज्यादा इजी है कि बैलेंस शीट बना के और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम अपने फाइनेंस को रिकॉर्ड करें। देन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, हमारे पास ईयरली डाटा होता है, हम हर पुरानी प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ मैच करके देख सकते हैं कि हमें पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि हमें पिछले 5 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था और अब हम किस स्टेज पे हैं, तो इन सबको कंपेयर भी कर सकते हैं हम रिजल्ट्स को, ठीक है। द मैनेजमेंट कैन एनालाइज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द एंटिटी। देन डिसीजन मेकिंग, ये तो इजी पॉइंट है कि डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अब हमारे पास सारा रिकॉर्ड भी है, हमने उसको एनालाइज भी कर लिया, उसको प्रिपेयर भी कर लिया, रिजल्ट्स को कंपेयर भी कर लिया आपस में, तो इससे क्या होएगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आने वाले टाइम में हमें कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी है, कौन से प्लान लेने हैं, कौन सी एक्टिविटीज करनी है जिससे हमारा डिसीजन जो है सही हो सके और हम हमारी कंपनी को क्या कर सके, प्रॉफिटेबल कंपनी बना सके, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बिकम इजियर फॉर मैनेजमेंट if there is a proper recording of the financial transaction.
Accounting information enables management to plan its future activities, make budgets and coordinate of the various activities. ठीक है, ये डिफिकल्ट होता है अगर हमारे पास अकाउंट ना हो तो हमारे लिए ये डिफिकल्ट हो फ्यूचर प्लान्स करना और बजटिंग बनाना. ठीक है. देन एविडेंस इन अ लीगल मैटर्स. अकाउंटिंग अगर प्रिपेयर की जाएगी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से, आपको पता है अकाउंटिंग साइन किए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंट द्वारा और ऑडिटर द्वारा. ये क्यों किए जाते हैं? ये एक एविडेंस बनाया जाता है कि अगर हमारे पे कोई केस कर देता है या हम पे कोई लीगल एक्शन लिया जाता है तो हम इसको हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एज अ एविडेंस भी दिखा सकें कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो लॉ की आईज में भी सही होना चाहिए. ठीक है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज. अगर हम आपको पता है अकाउंटिंग जो होती है, बैलेंस शीट जो होती है कंपनीज की, हमने पढ़ा था ना पीछे की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हम पब्लिक कर देते हैं, है ना. पोस्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को हम पब्लिक नहीं करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम क्या कर देते हैं, पब्लिकली दिखाते हैं. ये क्यों दिखाते हैं? ताकि जो हमारी रिलेटिव पार्टीज हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा देना है, वो क्या कर सकें, इसका ध्यान रख सकें. वो सब इसको चेक कर सकें. उनको दिखेगा कि अगर हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो भी क्या करेंगे, हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करेंगे. देन हेल्प इन टैक्सेशन मैटर. टैक्स जो है वो भी अकाउंट्स पे ही लगता है. ठीक है. तो आपको पता है आईटीआर बनती है. जितना हमें प्रोफेशनल प्रॉफिट्स हुआ, बिजनेस प्रॉफिट्स हुए, उस पे टैक्सेस लगते हैं. तो ये हमें टैक्स निकालने में भी हेल्प करता है. देन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस. वैल्यूएशन यानी कि वर्थ, बिजनेस की वर्थ, बिजनेस की वैल्यू, गुडविल. फॉर प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एन एंटिटी, बिजनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड. ठीक है. बिजनेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं किसके लिए? अपने बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए. Thus, it helps in measuring the value of the entity by using the accounting information in the case of sales of the entity. आपको पता है एट द एंड ऑफ द एंटिटी, जब हम वाइंड अप कर देते हैं एंटिटी को, जब हम क्लोज कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसके टाइम पे भी एक गुडविल की वैल्यू जनरेट की जाती है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ये बिजनेस चला है और इसकी एक वैल्यू बन गई है, इसकी एक गुडविल बन गई है. और गुडविल के भी जो गुडविल के भी पेमेंट चार्ज की जाती है. ठीक है. देन प्लेसमेंट ऑफ मेमोरी. प्रॉपर recording of the accounting transaction replace the needs of the remember transaction. ठीक है. रिप्लेस कर दिया उसने मेमोराइज करने को. ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड्स हो चुकी हैं, तो अब हमें अपने माइंड में रिमेम्बर रखने की जरूरत नहीं है. ज्यादा पुराना डाटा हमें अपने माइंड में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया, अब रिकॉर्डिंग हो गई है सारी. देन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. अगर किसी चीज की एडवांटेज है तो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं. तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. वो क्या है? एक्सप्रेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ मनी. हमने पढ़ा था कि कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती. ओनली फाइनेंशियल नेचर, यानी कि ओनली मॉनेटरी टर्म की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है. लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जो नॉन फाइनेंशियल है. ठीक है. तो उसको रिकॉर्ड करना हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है. देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन estimates. There are some accounting data which are based on estimates, thus an accuracy in estimation is possible. कभी कभी हम एस्टिमेट लगा लेते हैं. मान लो हमने रो डाटा मंगवाया, हमने एस्टिमेट लगा के मंगा लिया कि हमें 50 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो इतना रो डाटा इनफ होएगा. लेकिन कभी कभी वो हमारा एस्टिमेट जो है वो गलत भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास इनएक्यूरेसी आ जाती है, यानी कि रियल स्टेट डाटा नहीं होता, रियल डाटा नहीं बन पाता है. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में भी बायस. जो अकाउंटिंग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ऑडिटर्स, कभी कभी वो बायर्स भी हो जाते हैं. डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं.
कोई डेप्रिसिएशन का कोई और मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन का कोई और मेथड यूज कर रहा है, तो जिसकी वजह से अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग है वो दोनों की डिफर हो जाएगी। Then recording of fixed asset at the original cost. There will be a difference between the original cost and current replacement cost of a fixed asset due to the time, change in technology, etc. Thus, the balance sheet may not show the true financial status of an entity. आपको पता है जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जितने पैसों पे हमने वो एसेट को खरीदा है, लेकिन टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ उस एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू यानी कि करंट टाइम में उसको जो रिप्लेसमेंट वैल्यू दी गई है, उसकी वैल्यू जो रिप्लेस हुई है ओरिजिनल वैल्यू से, जो कम हुई है या ज्यादा हुई है, जो भी रिप्लेस हुई है, वो वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम उसको हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन है हमारी। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंटेंट और द मैनेजमेंट कैन मैनिपुलेट, मिसप्रेजेंट द प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी। कभी कभी हमें अपने शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मिस रिप्रेजेंट भी करने पड़ते हैं प्रॉफिट्स को, वो भी क्या है, एक हमारी लिमिटेशंस। Then money as a measurement unit changes in value. Stability in the value of money is not possible. You know very well कि जो डॉलर्स के प्राइस है और हमारी इंडिया की करेंसी है, दोनों में हमेशा चेंज होते रहते हैं ना। पहले $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, नाउ $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज, है ना। डॉलर और करेंसी की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, मनी की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन हमारे अकाउंट्स में चेंज वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। टाइमली जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल की ट्रू पोजीशन है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। प्राइस लेवल को जो चेंज हो रहा है प्राइस लेवल में वो कंसीडर नहीं किया जाता है, ये भी एक इसकी लिमिटेशन। हाँ जी, क्लियर है। एडवांटेज ma'am. एंड लिमिटेशंस क्लियर है। Yes, ma'am. हैव यू एनी डाउट ऑन एनी ऑफ द पॉइंट? कोई मुझे बता No, सकता है ma'am. रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द ओरिजिनल कॉस्ट, इसका क्या मतलब है, ये क्या लिमिटेशन है? हाँ जी, एनीवन? Recording of fixed assets at the original cost. मैम इसमें लाइक जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वही कंसीडर करते हैं, लाइक करंट जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या टाइम के अकॉर्डिंग जो वैल्यू कम हुई है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट की जाती है सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पे, जबकि हमें पता है कि जब हम उस किसी भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, किसी भी एसेट को यूज करेंगे तो उसमें चेंजेस आएंगे, टाइमली उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट आ गया यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है वो किन किन के लिए यूजफुल है, कौन कौन यूजर्स हैं उसके, कौन कौन अकाउंटिंग को यूज करते हैं। सबसे पहले तो ऑनर, ठीक है, ऑनर को कंपनी को रन करना है तो ऑनर तो अकाउंटिंग को यूज करेगा ही। देन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो विलिंग है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग है, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज, जो हमारी कंपनी एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग है, उनके लिए भी हमारी अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स बनती हैं, बैलेंस शीट बनती है, वो यूजफुल है, ठीक है। वो उसको यूज करके, चेक करके ही हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देन क्रेडिटर्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, जो हमें क्रेडिट पे सामान देते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनके लिए भी हमारी इंफॉर्मेशन यूजफुल है,
तभी हमें क्रेडिट मिल सकता है, तभी हमें लोन वगैरह मिल सकते हैं। देन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कौन है? द असेस एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। हर एम्प्लॉइज उस कंपनी में काम करना पसंद करता है जहां उन्हें हाई वेजेस और बोनस मिले। तो जब हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोस्पेक्टस बनते हैं हर अकाउंट्स के, हर एंटरप्राइज के, ठीक है, तो वो क्यों बनते हैं? उसमें क्या होता है, उसमें यही रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, हमारे वेजेस क्या हैं, हम किस रेंज पे काम कर रहे हैं, हमारा रैंक कौन सा चल रहा है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को भी हेल्प होती है कि वो चेक कर सके, ताकि जब उनको काम पे जाना पड़े, काम मिले, तो वो हायर वेजेस पे काम करे। देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट क्यों चाहिए, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? क्योंकि हमने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टैक्स इजीली निकाला जा सकता है इसकी हेल्प से। देन रिसर्चर्स, जो कंपनीज पे, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च, सर्च को दोबारा से करना, ठीक है, उसको बोलेंगे रिसर्च। तो रिसर्चर कौन हुए? जो रिसर्च कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या होगा, ये बेनिफिशियल होएगा, वो उनकी कंपनी में उनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट से ही वो जज कर लेंगे कंपनी को कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है। देन पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए भी ये यूजफुल होती हैं अकाउंटिंग, टू नो द ट्रेंड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हेल्प इन मेकिंग वेरियस डिसीजंस, ठीक है, उनको ट्रेंड पता चल जाता है कि ये यानी कि मतलब कोई कंपनी टर्मिनेट तो नहीं करती है ज्यादा एम्प्लॉयज को, तो इस हिसाब से भी पब्लिक को भी ये बेनिफिशियल होता है। टर्मिनेशन का मतलब पता है? टर्मिनेट मीन्स, मीन्स हम जॉब से निकाल देना। हाँ जी, जॉब से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। देन यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमने हमें अभी अभी पढ़ा है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने प्रॉपर ओवरऑल पढ़ लिया। इंटरनल कौन कौन होंगे? जो कंपनी के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। और एक्सटर्नल कौन होंगे? जो कंपनी से बाहर, बाहर से इन्वायरमेंट से कंपनी पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इंटरनल कौन हुए? ऑनर इंटरनल है, वो इंटरनली काम करता है। मैनेजर्स इंटरनली काम करते हैं। एम्प्लॉयज इंटरनली काम करते हैं। और एक्सटर्नल यानी कि बाहर से जो इफेक्ट डाल रहे हैं वो कौन कौन है? इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, ठीक है, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स। रेगुलेटर्स इज ऑल्सो एज अ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। देन आ गई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी पर प्लस ऑनर्स इक्विटी। हमने एसेट भी पढ़ा, एसेट क्या होता है? एसेट क्या होता है? Resources owned by the business entity. वंस अगेन प्लीज। Resources owned and controlled by the business entity. हाँ जी, रिसोर्सेज ऑन बाय द बिजनेस एंटिटी, ठीक है, विच इज बेनिफिशियल, विच इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, ठीक है। एसेट पे पैसा क्यों लगाते हैं? ताकि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, और ये लॉन्ग टर्म्स होते हैं, ठीक है। देन लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती हैं? एग्जाम्पल से Which समझा the दो अगर लाइबिलिटी नहीं are पता तो। liable to pay. विच इज लाइबल टू पे, मतलब कि जो हमें पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लोन, अगर हमने लोन लिया है तो वो हम लाइबल हैं उसको पेएबल करने के लिए, ठीक है। देन ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी क्या होता है? ऑनर्स इक्विटी का एक और नाम है, वो क्या है? Capital. कैपिटल, वेरी गुड। तो ऑनर इक्विटी क्या होते हैं? क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? हम कितना उसने इन्वेस्ट किया बिजनेस हाँ जी, जो में। ऑनर अपनी पेमेंट या कुछ भी लेके आ रहा है, जो भी पूंजी ऑनर लेके आ रहा है,
बिजनेस को सेटअप करने के लिए वो ओनर्स इक्विटी होती है, ठीक है। इस पे ओनर को इंटरेस्ट भी मिलता है। क्लियर है? इसको हम Yes, ma'am. इंटरचेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनर इक्विटी इज इक्वल टू एसिड्स माइनस लाइबिलिटीज। समझ पा रहे हो? इंटरचेंज समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. लाइक विच? हाँ जी, ऑनर्स इक्विटी को हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो कैपिटल इक्वल किसके हो सकता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। और इसका और फॉर्म क्या बन सकता है? अब एसेट इधर ले आओ, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस Capital. कैपिटल। प्लस माइनस हो गया ना, इधर प्लस था उधर जाके वो अच्छा लिखा नहीं है, माइनस कैपिटल। और थर्ड क्या बनेगी? Liabilities. लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट Assets minus capital. ठीक है। ठीक है, इसको हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रहा द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्या है? अकाउंटिंग डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप among the asset, liability and the owner equity of the business. Asset is equal to liabilities plus owner's equity. The equation must be in balance after every recorded transaction in the system. ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन है ये हमेशा बैलेंस्ड रहती है आपस में। ठीक है, हमने किया ना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होते हैं? दोनों उनकी वैल्यू इक्वल होती है उन दोनों की। इक्वल रहते हैं वो दोनों। जूम मीटिंग एंड हो रही है। ओके, लेट्स फटाफट रिवीजन करेंगे एक जो जो पढ़ा है आज। अब तक जो भी पढ़ा है पूछ लो कुछ भी। आपको होमवर्क दिया था सच मैंने। व्हाट इज क्रेडिटर एंड व्हाट इज डेटर? दोनों का डिफरेंस बताना था बेटा। एनीबॉडी? डेटर कौन होते हैं और क्रेडिटर कौन होते हैं? वेजेस और सैलरी का भी दिया था। एनीबॉडी नोस? कोई भी नहीं पढ़ के आया? और क्रेडिटर जो मनी लेंड करते किसी को। ओके, आगे थोड़ा इलेबोरेट करो।
डेटर यानी कि देनदार, जिसने पेमेंट देनी है, मतलब कि जिसने कंपनी से पेमेंट ली हुई है, उसने कंपनी को पेमेंट रिटर्न करनी है, ठीक है, वापस देनी है, वो होते हैं डेटर्स। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने जिनसे कंपनी ने पेमेंट ली होती है, यानी कि कंपनी ने पेमेंट वापस करनी है क्रेडिटर की, और कंपनी ने पेमेंट लेनी है डेटर से। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, डेटर से पेमेंट लेनी है कंपनी ने और क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। देन वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस और सैलरी में मैम, क्या फर्क है? सैलरी जो कि फिक्स्ड पे होती है, एनुअल बेसिस पे मिलती है, और जो वेजेस हैं वो आवर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती है। सैलरी में स्किल्ड पर्सन काम करते हैं, और जो वेजेस होते हैं वहां पे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन भी काम हाँ करते जी, हैं। जो वेजेस होते हैं उसमें सेमी स्किल्ड होते हैं और अनस्किल्ड होते हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं मजदूर, मजदूर क्या लेते हैं? मजदूर वेजेस लेते हैं, ठीक है। और हम बोले मैनेजर्स, मैनेजर्स क्या लेते हैं? वो सैलरी। मैनेजर सैलरीज लेते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन है। ये दोनों का डिफरेंस है। एक और पॉइंट बोला था ना मैंने, कौन सा था कल पढ़ के आने के लिए? एक्रूअल और बेसिक। अकाउंट कैश बेसिस। हाँ जी, एग्जाम्पल बताना है क्रूअल का और कैश का। कैश बेसिस का एग्जाम्पल दो कोई। कुछ भी दे दो बेटा, कैश। आपके करियाना स्टोर्स पास में जो हैं, कैश में डील करके आते हो, यस मैम। तो फिर वो कैश बेसिस हो गया। कोई भी मतलब क्या, हाँ जी, लाइक कोई भी अगर हम गुड परचेज करते हैं कैश पे तो वो कैश बेसिक में काउंट होगा वो। हाँ जी। और अक्रूवल? जैसे कोई मोबाइल फोन खरीदा और उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बना। नहीं, वो क्रेडिट बेस हुआ। एक्रूवल यानी कि हमने उसकी जो भी, अगर हमें वो रिसीव हो रहा है, अगर हमें पेमेंट रिसीव हो रही, मतलब पेमेंट आनी है, हमने सेल किया, सेल और परचेज बोल सकते हैं, हमने किसी चीज को सेल किया, सेल्स ऑफ गुड, तो उसके रिटर्न में हमें क्या आने वाली है? पेमेंट आने वाली है। आई नहीं है अभी, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करके रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसकी पेमेंट हमें आनी है। हो गया एक्रूवल, ठीक है। मनी इज नॉट येट रिसीव्ड, बट इट्स रिकॉर्डेड। ओके मैम। क्लियर है? एनी डाउट अब तक? देख लो, सारी स्लाइड्स देख लो एक बार। प्रोसेसिंग पढ़ा आज एंड हमने। इसकी 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 एग्जांपल क्या होगी अक्रूवल की? क्या एग्जांपल परचेज से एंड हम सेल्स करेंगे? ऑफ गुड्स सर्विसेज। ओके, तो कैश में हम कैश बेसिक में भी हम सेम ही काउंट काउंट करते हैं एग्जांपल। कैश में इमीडिएट पेमेंट होगी, कैश में ओके। इमीडिएट पेमेंट होगी। जैसे हम अगर टूथपेस्ट लेने गए दुकान पे, तो हम उसको इमीडिएट पेमेंट देते हैं, दैट इज कैश, ठीक है। जिसकी जिसकी हमने, अगर हमने मान लो कहीं दूर भेजना है सामान, शिपिंग करते हैं जो भी, ठीक है, बड़ी बड़ी एंटिटी जब शिपिंग्स करती हैं, तो उनकी जो पेमेंट है वो बाद में आती होती है। जब जो सामान है वो शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद पेमेंट आती होती है। तो लेकिन अगर वो, हम उसको रिकॉर्ड तभी की तभी कर लेते हैं। मैम क्रेडिट सेल्स भी तो एक्रूअल बेसिस पे ही आएगी। हाँ जी, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड नहीं ना करते। एक्रूअल में मान लो मेरी 2010 की सैलरी थी, ठीक है,
तो मैं वो 2011 के अकाउंट्स में नहीं डालूंगी, वो मैं 2010 के अकाउंट्स में ही डालूंगी, चाहे अभी वो पे हुई है चाहे वो पे नहीं हुई। यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। देन हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। कल के नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, ये चैप्टर कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैम संडे क्लास होगी? डोंट नो, अभी मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, क्लास ओके थी, समझ यस में मैम। आया सब? हाँ जी। यस ओके मैम। ओके ओके।